नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने 1773 रेगुलेटरी एक्ट के बारे में चर्चा की थी, जिसे आप ऊपर आइकन से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए शुरुआत करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। 1773 जो रेगुलेटरी एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये कानून बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? ये इसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट था वो ब्रिटिश सरकार की कंपनी के प्रशासन और उसकी गतिविधियों पर जो प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई थी। और जो 1773 के बाद जो कानून बना, 1773 में कानून बना था, उसमें ब्रिटिश सरकार, कंपनी और भारत में कंपनी के अधिकारी जो थे, गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिल और तीनों प्रेसिडेंसी के आपसी संबंधों को निश्चित और स्पष्ट नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप 1784 में एक नया कानून बना, वो था पिट्स इंडिया एक्ट। और इस कानून के द्वारा कंपनी के मामले और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट को विलियम पिट के नाम पर 1784 में लागू किया गया था। और इसका जो नाम है दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है इसे। और पिट द यंगर 1784 में संसद में प्रस्तावित किया गया था, और ये उस तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और युवा प्रधानमंत्री थे। कंपनी अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश बोला गया था इस कानून के द्वारा। इस एक्ट से कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। अतः इस एक्ट से द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था इसमें, जिससे व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों का संचालन करने के लिए दो भागों में विभाजित कर दिया था। और नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। और व्यावसायिक या वाणिज्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य थे। राजकोष के चांसलर, राज्य के एक सचिव, क्राउन द्वारा नियुक्त प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य। जो प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य थे वे क्राउन द्वारा डायरेक्ट नियुक्त होते थे। राज्य के सचिव को ही नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। बोर्ड को कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित सभी मामलों को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर व्यय की जाने वाली जो धनराशि थी वह भारतीय आय से ली जाती थी, यानी जो इसके सदस्य थे उनकी तनख्वाह भारतीय राजस्व से दी जाती थी। निदेशक मंडल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जिसमें 24 सदस्य थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था भारत में वाणिज्यिक मामले यानी व्यापारिक मामलों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही किया जाता था। इसे सम्राट की स्वीकृति से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की नियुक्ति का अधिकार मिल गया था, लेकिन इसको हटाने का अधिकार नहीं था इनके पास। हटाने का अधिकार था कोर्ट ऑफ कंट्रोल के पास, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। गुप्त समिति क्या थी? इसमें 3 निदेशक शामिल थे। एक बोर्ड के आदेशों को भारत तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी थे। इनकी मुख्य भूमिका बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करना था, यानी कि जो आदेश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा दिए जाते थे उनको पहुंचाने का काम था इनका। किसके पास? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंचाने का काम था। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, उनको युद्ध, शांति तथा राजस्व संबंधी मामले में पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यानी कि जो भी पूर्णतः निर्णय ले सकता था वो कौन ले सकता था? गवर्नर जनरल ले सकता था। गवर्नर जनरल अब बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति के किसी भी विदेशी राज्य के प्रति किसी प्रकार की नीति नहीं अपना सकता था। यानी गवर्नर जनरल है वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन था। वह डायरेक्ट किसी के साथ युद्ध, शांति और मैत्री नहीं कर सकता था। लेकिन गवर्नर जनरल के पास अधिकार बढ़ा दिए गए थे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर के तुलना में। पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ विशेषताएं बताएं। इसमें पहली बार जो है भारत में ब्रिटिश संपत्ति का प्रयोग किया गया था, यानी कि जो भारत के अंदर कंपनी की जो भी संपत्तियां हैं वो ब्रिटिश संपत्तियां कहलाएंगी, इसका प्रयोग किया गया था। कंपनी के मामलों और प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। जिस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, ब्रिटेन से संचालित किया जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब ब्रिटेन से ही ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया था। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। पहले 4 सदस्य हुआ करते थे गवर्नर जनरल की परिषद में, अब उनको घटाकर 3 कर दिया गया था, जिससे किसी भी निर्णय पर बहुमत प्राप्त करना आसान हो गया था। और ये आसानी गवर्नर जनरल के भी थी, क्योंकि वह किसी भी एक व्यक्ति को अपनी तरफ मिलाकर उसको निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम हो गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और फेसबुक पे आप और वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।